बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन कि रौरे मन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरे मन ले नावा और बेस जानकारी लेके आवीला। आज भी हम रौरे मन ले नावा और बेस जानकारी लेके आई। अंकिल किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे कर आगे चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खेती के लिए किसानों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। कृषकों के लिए लाह उत्पादन है एक बेहतर विकल्प। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर बीडर। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में कृषि विभाग राज्य में जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ खाद निर्माण के लिए कृषकों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। हमारे राज्य के किसान खेतीबाड़ी के साथ साथ वैकल्पिक तौर पर लाह उत्पादन भी करते हैं, जो कि उनके लिए अतिरिक्त आय का एक बढ़िया साधन है। परंतु यदि किसान चाहें तो लाह उत्पादन को प्रमुखता से करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान नामकुम रांची में लाह उत्पादन से लेकर उद्योग लगाने तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य के कृषक इसका लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी मटर लगाने का उचित समय चल रहा है। इस समय सब्जी मटर लगाकर अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सब्जी मटर की बेहतर उत्पादन लेने के लिए किसान आजाद मटर और स्वर्ण अमर नामक मटर के उन्नत प्रभेदों की बुआई करें। लत्तर वाली या कद्दू वर्गीय सब्जियों में अन्य कीटों के साथ फल मक्खी नामक कीट लगते हैं। फल मक्खी कीट कोमल फल में छेद कर उसमें अंडा दे देते हैं, जिससे इस कीट का विस्तार तेजी से होता है। ये पूरी फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और फलन अच्छी तरह नहीं हो पाता। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए ग्रसित पौधों को नष्ट कर दें। लत्तर की जड़ के आसपास अच्छी तरह से निकाई करें। साथ ही मेलाथियान 50 EC दवा की 50 मिलीग्राम मात्रा और 500 ग्राम गुड़ को 50 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करना लाभकारी होता है। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बागीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत की जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना गाइडलाइन जैसे मास्क लगाना, साफ सफाई रखना, उचित दूरी का पालन करना इत्यादि का पालन करें। संक्रमण से बचते हुए करें कृषि कार्य। अपने और अपने परिवार के लोगों को टीका अवश्य लगवाएं।
अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रौरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरेमन की जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरेमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलू अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज कर जो जानकारी है बहुत सुंदर रखे कि केचुआ खाद बनाए कर विधि और उकर लाभ। भाई रौरेमन तो खाद बनाईला, खाद के देखीला, जानीला, मगर केचुआ खाद कर बात जो है कुछ और है और उकर से लाभ कैसे हुई इकर बारे में जानकारी। तो चलू हम रेमन फीचर कर माध्यम से इकर जानकारी लेवा थी। केचुआ प्राचीन काल से ही किसान का मित्र रहा है। केचुआ खेत में उपलब्ध अध सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाकर अच्छी गुणवत्ता की खाद तैयार करते रहते हैं। ये मृदा में जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ,
एंटीनोमाइसिटीज आदि की अपेक्षित वृद्धि में भी सहायक होते हैं। केंचुआ के द्वारा जैविक पदार्थों के खाने के बाद उसके पाचन तंत्र से गुजरने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में बाहर निकलता है उसे वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद कहते हैं। यह हल्का काला दानेदार या देखने में चाय पत्ती के जैसा होता है। यह फसलों के लिए काफी लाभकारी होता है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे केंचुआ खाद बनाने की विधि और उसके लाभ के बारे में। हम पहुंचे हैं ICR पलांडू में और हमारे साथ है डॉक्टर SK नायक जो हमें केंचुआ खाद बनाने की विधि और उसके लाभ के बारे में हमें इसकी जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, आप हमें बताइए कि केंचुआ खाद हम कैसे बनाएं और उसके क्या लाभ हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा खाद है। केंचुआ खाद बनाने के लिए हमें जितना हमारा खरपतवार है, पुआल है, जो मुलायम चीज़ होता है उससे हम बनाते हैं। और उसको बनाने के लिए हमें एक छायादार स्थान चाहिए जहाँ आपके साइड दे के या बांस का दे के आप खुद ही लो कस्ट बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए एक सीमेंट का टंकी परमानेंटली कर सकते हैं, नहीं तो आप भर्मी बेड जो बाज़ार से जो मिलता है प्लास्टिक का भर्मी बेड वो खरीद सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर केंचुआ खाद कैसे तैयार किया जाए, तो जानकार इसके बारे में कुछ खास जरूरी बात बताते हैं। तो जो भी आप सीमेंट का टंकी भी बनाएंगे तो उसी डायमेंशन से बनाना है और हाइट को ज़्यादा नहीं करना है। 3 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2.5 से 3 फीट के अंदर रहना चाहिए। और ज़्यादा हाइट होने से हमारा खाद नहीं बनता है। और ये जितना खरपतवार है हमारे पास, पुआल है और जो भी है छिलका है या हमारा फसल का अवशेष है, सब्जी का जो भी अवशेष है, उसको पहले हम सड़ाना पड़ता है। जैसे छायादार स्थान मैंने बताया, जहाँ भी आपका छायादार होगा या पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। पहले छायादार स्थान में ये सभी जितना खरपतवार है उसको एक जगह ढेर करना है, ढेर करके रख देना है। उसके बाद उसमें गोबर और पानी का घोल छिड़क देना है। तो ये गोबर और जो पानी का जो घोल होगा तो उसमें आपका अगर 1 kg गोबर है तो उसमें 3 से 4 लीटर पानी मिला के घोल लेना है और ये अच्छा से घोल बन जाए। घोल बनने के बाद फिर उसी जो खरपतवार है उसी के ऊपर हम उसको डाल देते हैं और 7 दिन के अंतराल में उसको फिर पलटना भी पड़ता है। जानकार बताते हैं कि इस खाद में मुख्य पोषक तत्व के अतिरिक्त दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व तथा कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए लाभदायक होते हैं। में हमें इसको जो आधा सड़ा होगा हमारा जो खरपतवार है उसको लेके जो भर्मी बेड मैंने बता रहा था कि सीमेंट का जो टंकी है या आपका जो प्लास्टिक का जो भी बेड है उसी के में उसको डाल देना है और उसको पूरा फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद इसमें जो केंचुआ हमको डालना है वो लाल वाला केंचुआ इसमें डालना पड़ता है। उसका नाम है आइसिनिया केंचुआ है और ये करीब उसी जैसे मैंने डायमेंशन बताया उसमें करीब 6-7 kg उसमें केंचुआ डालना पड़ता है। चारों तरफ उसमें आपको डाल देना है। फिर उसके बाद जो आपके पास घर में होगा जूट का जो बोरा होगा उस बोरा को पानी में भिगा के, एक बकेट पानी में भिगा के, जूट का भिगा हुआ बोरा, उसके ऊपर जो केंचुआ डाले हैं, जो हमारा जो भर्मी बेड है उसके चारों तरफ उसको कवर कर दीजिए। 1 बाय 1 करके उसको कवर कर देना है। कृषि जानकार कहते हैं कि केंचुआ द्वारा तैयार खाद में पोषक की मात्रा साधारण कंपोस्ट की अपेक्षा अधिक होती है। भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है, फसलों की उपज में भी इजाफा होता है। इस खाद का प्रयोग मुख्य रूप से फूल पौधों और किचन गार्डन में भी किया जा सकता है, जिससे फूल और फल के आकार में वृद्धि होती है। हर हफ्ते आपको पानी डालना है। हो सकता है बरसात के मौसम में महीने में 1 बार, लेकिन जैसे गर्मी है या ठंडे मौसम में हर हफ्ते आपको पानी डालना है। और नमी आपको पहचानना पड़ेगा। पहचान के लिए आप 1 मुट्ठी जो खरपतवार है हाथ में मुट्ठा करके निचोड़ लीजिए। अगर उसमें देखिए कि 1 ड्रॉप अगर पानी आ गया तो ये सही नमी है, अगर नहीं है तो आपको पानी डालना पड़ता है। और जब पानी होगा, एक्सेस पानी है वो होता है, तो जब सीमेंट का जो टांकी होगा या हमारा जो भर्मी बेड है, नीचे एक जालीदार उसमें छिद्र होते हैं, एक्सेस पानी वहाँ से निकल के आता है और उस पानी को आपको घड़ा में रखना है। वो तरल जैविक खाद उसमें निकलता है, उसको हम भर्मी वाश बोलते हैं। केंचुआ खाद के प्रयोग से भूमि वायु का संचार सुचारू रूप से होता है। ये खाद भूमि संरचना एवं भौतिक दशा सुधारने में सहायक होता है। इसके प्रयोग से भूमि की दशा और स्वास्थ्य में सुधार होता है।
कार्बनिक पदार्थों का विघटन करने वाले एंजाइम से भी इसमें काफी मात्रा में रहते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट के एक बार प्रयोग करने के बाद लंबे समय तक भूमि में सक्रिय रहते हैं। इसके प्रयोग से मिट्टी की भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है तथा इसकी जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट बनने में करीब 3 महीना लगता है। जैसे जब बनने लगता है चाय पत्ती जैसा भूरे भूरे आपको ऊपर में दिखेंगे। तो जब ये चाय पत्ती जैसा भूरे भूरे जब दिखते हैं तो आप पानी देना बंद कर देना है और पार्ट वाइज उसको आपको हटा देना है। जैसे पहला पार्ट उसको हटा दीजिए और जो चलनी होता है ना, बालू वाला जो चलनी है, उसी चलनी में उसी को डाल दीजिए और उसको चला लीजिए अच्छे से। और जो नीचे आपको गल जाए, नीचे जो आ जाएगा हमारा वो वर्मी कंपोस्ट है और ऊपर में जो होता है वो केचुआ है। जो बच्चा केचुआ आपको 3 से 4 गुना, जो आप पहले 6-7 केजी जो केचुआ डाले होंगे उसमें बच्चा केचुआ होकर उसमें करीब 3 से 4 गुना केचुआ उसमें बढ़ जाते हैं। और उस केचुआ को आपको बचा के रखना है तो हमें उसमें ताज़ा गोबर घड़े में डाल के उसके ऊपर उसी में डाल दीजिए, तो उसका वो हम उसका कर सकते हैं, फिर दोबारा उसको यूज कर सकते हैं। केंचुआ खाद के प्रयोग से फसलों की उपज में 15 से 20% तक की वृद्धि होती है। इसके किसानों के द्वारा बहुत कम पूंजी से अपने घरों के आसपास बेकार पड़ी भूमि पर तैयार करके अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पार्ट बाय पार्ट उसको निकाल के लेते हैं, फिर उसी जो वर्मीवेट जब खाली हो जाएगा, फिर आपका जो खरपतवार है जैसे सड़ा हुआ जो किए होंगे 20-25 दिन के बाद, फिर उसी को आपको भर देना है। फिर आपके पास जो केचुआ होंगे उसी को उसमें डाल दीजिए। तो इसी प्रोसेस से करीब साल में आप 4 बार उसमें निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लंबाई बताया था, तो 3 महीने के इंटरवल में आपको 4 बार साल में उसको एक बेड से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही एक साल में अगर एक बेड किए हैं तो अगले साल उसमें 3 बेड 4 बेड उसमें बना सकते हैं, क्योंकि आपका केचुआ बढ़ते जाएंगे। और दूसरा जो है तरल जैविक खाद, मैंने जो बता रहा था, जो निकलता है, जो नीचे की तरफ जो निकलता है, वो अच्छा घुलनशील खाद होते हैं। उसमें पोषक तत्वों की कमी, मतलब पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, घुलनशील होते हैं। साथ ही साथ उसमें आपका विटामिन्स होंगे, उसमें हार्मोन्स होते हैं। तो उसको ज़मीन में डालने के लिए जो तरल जैविक खाद है, उसमें 1 लीटर पानी में 1 लीटर जो वर्मी वाश होगा, इसमें 20 लीटर पानी मिला के ही डालना है, मतलब डाइल्यूट करके ही डालना है। तब जाके आपका जो बढ़वार है, जो पौधे का जो ग्रोथ है, फलन है, चमक है, जो स्वाद आता है, सभी उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको डायरेक्ट डालेंगे तो वर्मी वाश अगर ऐसे खेत में अगर स्प्रे करेंगे तो पत्ता जल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पानी मिला के डालना है। अगर वर्मी कंपोस्ट की अगर बात करते हैं तो उसको डालने के लिए आपको 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, जब आप बीजा सोइंग करते हैं या ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, सब्जी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उस टाइम में आपको डालना है। तो इसी विधि से आप करते हैं तो आपको 3 फ़ायदा होता है। एक तो है आपको केंचुआ का फ़ायदा है, केंचुआ आपका सेल कर सकते हैं क्योंकि उसमें बढ़ोतरी होता है। दूसरा हो गया हमारा वर्मी कंपोस्ट है, वो मिलता है। तीसरा हो गया हमारा वर्मी वाश है, तरल जैविक खाद है। तो ये देखा जाए तो किसान के लिए बहुत लाभदायक ये वर्मी कंपोस्ट होता है। तो दोस्तों, हमने केचुआ खाद बनाने की विधि और उसके होने वाले लाभ के बारे में जाना। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस बारे में जानकारी देने के लिए। तो अगर आपको इसी तरह की जानकारी देखनी है या जाननी है तो हमारे कार्यक्रम को हमेशा देखते रहिए और जानकारी लेते रहिए। तो किसान भाई बहन मन, ये बताओ कि अब रौरे मन केचुआ खाद बना के कृषि में ओकर लाभ लेबब नहीं तो जरूर लेबू। और हम अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाते दूसर जानकारी की ओर। दूसर जानकारी है वो भी बहुत सुंदर है कि जे किसान भाई बहन मन सूकर पालन करें ना, उमन के ई सोचे के चाहे कि ठंड कर मौसम में सूकर के देखभाल कैसे करब, ये जरूरी है। तो देखो, इमन कर देखभाल करे के है, इमन के खान पान के देखे है, इमन के रख रखाव के बारे में जानना है, तो चलू हमरे सीधे चलत थी अपन विशेषज्ञ के पास और उनकर से जानकारी लेवा थी। हम सभी जानते हैं कि हमारा झारखंड राज्य बहुल राज्य है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर करती है, जिससे यहाँ के लोग आजीविका चलाते हैं। आज हम जानेंगे कि ठंड के मौसम में सूकरों की देखभाल किस तरीके से की जाए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रविंद्र कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल कि ठंड का मौसम आ चुका है, इस मौसम में सूकरों की बेहतर देखभाल किस तरीके से की जाए? ठंड के मौसम में देखा जाता है कि इस समय बीमारियां भी अधिक होती है अगर हम सही ढंग से देखभाल नहीं करें। वातावरण का तापमान घट रहा है और
अगर हम लोग सही ढंग से इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो खास करके देखा जाता है कि जो बड़े सूकर हैं उसमें बढ़ने की क्षमता या प्रजनन क्षमता में कमी आती है। छोटे बच्चों में जो होता है उसमें बढ़ने की क्षमता में कमी आती है, मृत्यु दर बढ़ जाता है, बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। और जो सूकर होते हैं जो ठंड से प्रभावित होते हैं उसमें देखा जाता है कि उसके शरीर का तापमान कम जाता है, सूकर सुस्त हो जाते हैं, खाने पीने में कमी हो जाती है, जिसका सीधा प्रभाव उसकी उत्पादन क्षमता में पड़ता है। तो इस समय हम किसान भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि ठंड के मौसम में मुख्य रूप से कुछ थोड़ी सी अगर आप सावधानी बरतते हैं तो सूकर पालन से जो होने वाली जो हानियाँ हैं, जो सूकर पालन में ठंड के मौसम से जो होने वाली हानि है उससे आप बच सकते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम अगर ध्यान देने की जो बात हम करते हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि आवास व्यवस्था। ठंड का मौसम जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ठंड का मौसम जैसे ही आ रहा है वातावरण का तापमान में काफ़ी बदलाव हो जाता है। शाम में रात में वातावरण का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे आ जाती है। तो इस समय ठंड के मौसम में 2-3 चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। और छोटे छौने हैं उनको विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। जो छोटे छौने हैं उनमें बेडिंग जो जैसे बिछावन जो कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सूकर पालक हैं वो आवास बनाते हैं, पक्का आवास बनाते हैं। ठंड के मौसम में जैसे ही तापमान वातावरण का कम होता है तो जो फ्लोर होता है पक्का जो होता है वो भी ठंडा हो जाता है और जिसके कारण जो बच्चे जो होते हैं ठंड से प्रभावित होते हैं। तो ठंड के मौसम में आप पुआल की व्यवस्था अवश्य कर दें ज़मीन पे, ताकि उसका शरीर जो है ज़मीन से टच होकर के शरीर में वातावरण जो तापमान है वो नहीं घटे। साथ ही साथ जो है इस समय जो ठंड के मौसम में अगर आपने आवास जो भी बनाया है उसमें खिड़कियां और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दें और कोशिश करें कि ठंडी हवा जो है अंदर के वातावरण को ठंडा नहीं करे, आवास के अंदर के वातावरण को ठंडा नहीं करे। इसके लिए हम लोग खिड़कियां और दरवाजे को अच्छी तरह पैक करते हैं। अगर कहीं पे क्रैक्स है, छत टूटा हुआ है, उसको भी अच्छी तरह से सील कर दें, क्योंकि जो जैसे ही तापमान जो वातावरण का घटता है तो हवा जब ठंडी हवा अंदर जाएगी तो अंदर भी वातावरण का तापमान घटेगा और जिससे कि है अंदर का कमरे का तापमान घटेगा, जिससे हमारे जानवर प्रभावित होते हैं। तो पहला चीज़ है कि सभी खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दें। दूसरा चीज़ है कि बिछावन की व्यवस्था करें। आप पुआल वगैरह जो भी अभी पुआल काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है गाँव में, तो किसान भाई इस पुआल को बिछावन के रूप में यूज कर सकते हैं, जिससे ठंड से काफ़ी बचाव हो सकता है। बीच बीच में देखा जाता है कि जैसे अभी जनवरी का महीना, दिसंबर का महीना आना बाकी है, इस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस समय आप अगर ज़रूरत हो, अगर आप देख रहे हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तापमान काफ़ी कम हो रहा है और ठंडी हवाएं चल रही है, तो उस समय खास करके जो छोटे बच्चे हैं या ग्रोअर बच्चे हैं उसमें आप जो है कि हीटर की व्यवस्था भी कर सकते हैं। अगर बिजली की सुविधा है तो आप हीटर की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कि है कि कुछ दिन, ये 2-4 दिन 10 दिन के लिए जो वातावरण का तापमान काफ़ी कम होता है उस समय विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। तो ये आवास से हम लोग जो है कि उसका बचाव कर सकते हैं। दूसरा चीज़, खान पान की व्यवस्था भी बहुत ही ज़रूरी है। ठंड के मौसम में थोड़ा खान पान का हम बदलाव अगर करें तो इस खान पान के बदलाव से भी जो कुप्रभाव है उससे हम बचा सकते हैं। खान पान में सर्वप्रथम है कि जो हम लोग जो दाना मिश्रण देते हैं तो उसमें देखा जाता है, या फिर बहुत सारे हमारे किसान भाई सूकर पालन जो करते हैं वो वेस्ट देते हैं, जो किचन वेस्ट वगैरह देते हैं, हड़िया का जो वेस्ट है वो देते हैं या वेजिटेबल वेस्ट देते हैं। तो उसमें जो है आप कोशिश करें कि संतुलित आहार देने की कोशिश करें, क्योंकि ठंड के मौसम में देखा जाता है कि जब जानवर सुस्त हो जाते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो वो खाना कम खाते हैं, पानी कम पीते हैं। तो और ठंड के मौसम में एनर्जी का जो लॉस होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है शरीर से। तो इस समय खान पान में थोड़ा बदलाव ये करना है कि संतुलित आहार देना है, जितना ज़रूरत है उतना आहार देना है। जैसे बड़ा वयस्क जो सूकर है 2.5 से 3 किलो दाना प्रतिदिन देना है। साथ ही साथ उसमें मिनरल्स, विटामिन्स की मात्रा आप थोड़ी सी बढ़ा दें। और उसके साथ में जो पानी है, जैसे कि पानी, अगर पशु पानी कम पिएंगे ठंड के मौसम में तो उसका भी दुष्प्रभाव होता है। तो आप पानी कोशिश करें कि स्वच्छ पानी, फ्रेश पानी उसको दें। जो कि रखा हुआ पानी, पहले का पानी है, काफ़ी ठंडा होता है तो सूकर उसको पीने से हेजिटेट करते हैं। तो आप स्वच्छ पानी, फ्रेश पानी दें। हो सकता है गुनगुना पानी, तो आप गुनगुना पानी पीने के लिए देते हैं तो सूकर उसको पसंद करते हैं, उसको पीते हैं और इससे होने वाली जो हानि है उससे बच सकते हैं। तो बताओ ये दुयो जानकारी रौरे कैसन लगलक? बेस है नहीं। देखो किसान भाई बहन मन, रौरे की जानकारी तुम देवे करीला, मकिल कहे कर मतलब है कि ऐसा जानकारी कोई रौठिन है तो हमरे के जरूर दो। और जानकारी देवे ले पता तो लिखे पड़ी, तो पता के लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा
केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन कोड संख्या है 834001। तो रौरेमन आज इजाज़त दो मकिल एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।